नमस्कार। क्यूज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था अक्षांश और देशांतरों के बारे में, अब जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं अब हम उनका अध्ययन करने जा रहे हैं कि एग्जाम के दृष्टि से कौन कौन से क्वेश्चन उनसे अक्षांश और देशांतरों से बनते हैं। उससे पहले आपके लिए एक मोटिवेशनल लाइन है कि कई जीत बाकी हैं, कई हार बाकी हैं, कि अभी तो कई जीत बाकी हैं और कई हार बाकी हैं। अभी तो जिंदगी का सफ़र शुरू किया है, अभी तो जिंदगी का सफ़र शुरू किया है, यहाँ से चले हैं कई मंजिल के लिए। अभी तो भी एक पन्ना खोला है, अभी तो पूरी किताब बाकी है। इसी मोटिवेशनल लाइन के साथ एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं और चलते हैं हम हमारे कल के टॉपिक में। क्यूज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से, जैसा कि मैंने कल भी बताया था आपको, कि जो विद्यार्थी तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए आप इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और लाइक करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करके ज़रूर जाएं। तो चलते हैं, एक सेकेंड, हमारे अक्षांश और देशांतरों पर। तो आज मैंने आपकी सुविधा के लिए पहले से ही आपकी जो पीपीटी थी उसका निर्माण कर लिया था, क्योंकि इसकी वजह से आपका थोड़ा सा समय का भी बचत होगी। तो हमने कल तक पढ़ा था अक्षांश और देशांतरों के बारे में कि पृथ्वी पर जो आड़ी रेखाएं खींची जाती हैं उन्हें हम अक्षांश के नाम से जानते हैं, और पृथ्वी पर जो खड़ी रेखाएं खींची जाती हैं उन्हें हम देशांतर के नाम से जानते हैं। वही अक्षांशों के बारे में कल हमने पढ़ लिया था कि पृथ्वी को जो 0 डिग्री पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, और इसके बाद में कुछ महत्वपूर्ण अक्षांशों का अध्ययन हमने किया था। अब अक्षांशों से संबंधित कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हम पढ़ेंगे। अक्षांश वह होते हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई काल्पनिक रेखाएं होती हैं। जैसे कि अभी देखा हमने, ये पूर्व ये पश्चिम, इस पर जो काल्पनिक रेखाएं खींची गई उन्हें अक्षांश के नाम से जानते हैं। कुल अक्षांश के देखे थे हमने, 90 नॉर्थ में होते हैं, जैसे कि ये हमारा है, और 90 नॉर्थ और 90 साउथ में, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में भी 90 और दक्षिणी गोलार्ध में भी 90 होते हैं। और अक्षांश वृत्त देखे जाते हैं तो अक्षांश वृत्त होते हैं हमारे 181। अब 181 में से 2 माइनस करते हैं, क्योंकि जो नॉर्थ का जो साउथ पोल है और जो साउथ का पोल है वो दोनों को एक बिंदु के रूप में होते हैं, ये एक वृत्त का निर्माण नहीं करते। जैसे ये 0 डिग्री है, ये हमारा ग्लोब है 0 डिग्री, इसने एक वृत्त का निर्माण किया, ये वृत्त का निर्माण करेगा, ये वृत्त का निर्माण करेगा, ये वृत्त का निर्माण करेगा और ये भी वृत्त का निर्माण करेगा। लेकिन जो 90 डिग्री वाला है ये वृत्त का निर्माण नहीं करता। आगे 2 अक्षांशों के मध्य की दूरी होती है, 2 अक्षांशों के मध्य की दूरी होती है वो 111 किलोमीटर होती है। भूमध्य रेखा सबसे बड़ा अक्षांश वृत्त है, जो भूमध्य रेखा है वो सबसे बड़ा अक्षांश वृत्त है। जैसे ये 0 डिग्री है, इस पर जो वृत्त बना हुआ है वो सबसे बड़ा है। जैसे हम ऊपर की ओर चलते हैं, उत्तर की ओर चलते हैं या दक्षिण की ओर चलते हैं, तो ये अक्षांश वृत्त हैं, उनकी लंबाई में कमी आती जाती है, जबकि इसके मध्य जो अंतर होता है वो 111 किलोमीटर का ही होता है। आगे है कि पृथ्वी पर सबसे बड़ा अक्षांश 0 डिग्री यानी भूमध्य रेखा है। अक्षांश रेखाएं पूर्ण वृत्त का निर्माण करती हैं। अक्षांशों से ध्रुवों की ओर जाने पर इनकी लंबाई में कमी आती है। अब हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि लंबाई में कमी आते कैसे है। तो जैसे ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारे भूमध्य रेखा है, 0 डिग्री है, जैसे जैसे ये जाएंगी तो इनकी लंबाई में कमी आती है। आपको दिख रहा होगा इसकी सर्वाधिक लंबाई है, इसके बाद में थोड़ा और ऊपर जाते हैं अक्षांशों पर तो इसकी थोड़ी कम हुई, इसकी थोड़ी और कम हुई, इसकी थोड़ी और कम हुई, यानी कि इनके मध्य के अंतर की दूरी में कोई अंतर नहीं आता, सिर्फ इनकी जो लंबाई होती है उसमें कमी आती जाती है। जैसे ये पृथ्वी है ये, और यहाँ पर से आप चलते जाओगे और यहाँ पर आते आते आपको ऐसा एक पॉइंट रूप में आ जाती है। आगे अक्षांश रेखाओं के माध्यम से किसी देश की स्थिति का निर्धारण किया जाता है। 2 अक्षांशों के मध्य का अंतराल कटिबंध के नाम से जाना जाता है।
अब अक्षांशों के मध्य हमने ये सुना है कि राजस्थान उष्ण कटिबंध में, शीतोष्ण कटिबंध में, किसमें, तो इसका निर्धारण कैसे किया जाता है, तो वो अक्षांशों के माध्यम से किया जाता है कि 0 डिग्री भूमध्य रेखा से 23 डिग्री कर्क रेखा और 23 डिग्री मकर रेखा, यानी 23 डिग्री उत्तरी गोलार्ध और 23 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध, इन दोनों के मध्य का जो क्षेत्र है, इन दोनों के मध्य का जो भी क्षेत्र है वो किस नाम से जाना जाता है, उष्ण कटिबंधीय। क्योंकि पृथ्वी का जो सूर्य का तापमान है या सूर्य की जो किरणें हैं वो सीधे इस भाग पर सर्वाधिक पड़ती हैं, और जो 23 डिग्री से 66 डिग्री उत्तर और 23 डिग्री दक्षिण से 66 डिग्री तक जो क्षेत्र होता है, ये वाला, एक सेकेंड, ये वाला क्षेत्र है वो शीतोष्ण कटिबंध के नाम से जाना जाता है। एक मिनट में आपको नए पेज में फिर समझा देता हूं। जैसे ये हमारी पृथ्वी है, ये भूमध्य रेखा है, यहाँ से 23 डिग्री ऊपर वाला और यहाँ 23 डिग्री नीचे वाला, ये वाला जो क्षेत्र है वो किस नाम से जाना जाता है, उष्ण कटिबंधी नाम से, उष्ण कटिबंध। अब 23 डिग्री ऊपर, 23 डिग्री से जैसे ही हम ऊपर की ओर जाएंगे 66 डिग्री तक, तो 66 डिग्री तक और 23 डिग्री इधर नीचे से 66 तक जाएंगे तो फिर कौन सा क्षेत्र आ जाएगा, शीतोष्ण कटिबंध है। यानी कि जो सूर्य की किरणें हैं यहाँ पर थोड़ी सी कम हो जाती हैं, तो उष्ण के साथ में थोड़ी सी शीत यानी कि थोड़ी सी ठंडक आ जाती है। अब 66 डिग्री से 90 डिग्री, 66 डिग्री से 90 डिग्री तक का जो एरिया है वो आता है शीत कटिबंध में। किस में आता है, शीत कटिबंध में, यानी कि यहाँ पर सर्वाधिक शीत रहती है। वजह, क्योंकि सूर्य का प्रकाश पूर्णतः यहाँ पर नहीं पहुंच पाता है। तो यहां तक मैं आशा करता हूं आपको समझ आया होगा। आगे संपूर्ण पृथ्वी को 5 तापमान पेटियों में बांटा गया है। हमने पढ़ लिया उष्ण कटिबंध 0 डिग्री से 23 डिग्री कर्क रेखा से मकर रेखा तक का जो क्षेत्र होता है वो उष्ण कटिबंध के नाम से जाना जाता है। शीतोष्ण कटिबंध 23 डिग्री से 66 डिग्री दोनों गोलार्धों में पाया जाता है। 23 डिग्री से 66 डिग्री दोनों गोलार्धों में पाया जाता है। इस वाले क्षेत्र को शीतोष्ण कटिबंध के नाम से जाना जाता है। शीत कटिबंध 66 डिग्री से 90 डिग्री तक उत्तरी, 66 डिग्री से 90 डिग्री दक्षिणी दोनों गोलार्धों में पाया जाता है। इन दोनों में कौन सा होता है, शीत कटिबंध। ध्यान रखना है 0 डिग्री से 23 डिग्री तक ऊपर और नीचे वाला क्षेत्र है वो उष्ण कटिबंध के नाम से जाना जाता है। 23 डिग्री से 66 डिग्री नॉर्थ, 23 डिग्री 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री साउथ शीतोष्ण कटिबंध के नाम से, और 66.5 डिग्री से 90 डिग्री तक वाला जो एरिया है वो शीत कटिबंध के नाम से जाना जाता है। आगे हम देशांतर जैसे हमने कल पढ़ लिया था कि पृथ्वी के बीचों बीच से ग्रीनविच से एक रेखा खींची गई है जिसको हम प्रधान याम्योत्तर या ग्रीनविच रेखा के नाम से जानते हैं। हमने कल पढ़ा था कि पृथ्वी या ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई काल्पनिक रेखाओं को हम किस नाम से जानते हैं, देशांतर के नाम से जानते हैं। कुल देशांतर कल हमने पढ़ा था, यहां से 180 इधर, 180 इधर, 180 पूर्व में और 180 पश्चिम में। ये तो क्या है, हमारे देशांतर है। तो कुल देशांतर 360 होते हैं। ये अर्धवृत्त का निर्माण करते हैं। जो अक्षांश होते हैं तो वो तो पूर्ण वृत्त का निर्माण करते हैं, जबकि ये देशांतर होते हैं वो अर्धवृत्त का निर्माण करते हैं। जैसे कि आपको ये पृथ्वी है, इसको हमने पृथ्वी माना। अब अक्षांश थे वो तो पूर्णतः एक वृत्त का निर्माण कर रहे थे। अब इस पर अक्षांश खींचेंगे, देशांतर खींचेंगे तो वो एक देशांतर होगा। इसके विपरीत दूसरा देशांतर खींचा जाएगा, यानी ये पूर्ण वृत्त का निर्माण नहीं करते, अर्धवृत्त का निर्माण करते हैं। दो देशांतरों के मध्य सर्वाधिक दूरी 111.32 किलोमीटर होती है। दो देशांतर है उनके मध्य की दूरी होती है वो 111.32 किलोमीटर होती है। यह दो देशांतरों के मध्य की दूरी होती है। 180 डिग्री पूर्वी व 180 डिग्री पश्चिमी दोनों
देशांतर एक ही है जिसे हम अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जानते हैं। जैसे 1 डिग्री यहाँ से शुरू किया मैंने, इधर से खींचते खींचते आया मैं 180 तक, पीछे यहाँ तक आ गया 180 तक, फिर पुनः मैंने इधर खींचना किया, यहाँ से खींचते खींचते आया 180, यानी इधर से भी 180, इधर से भी 180। जो 180 वाला अक्षांश है वो दोनों तरफ से एक ही अक्षांश है, जिससे हम तिथि का निर्धारण, जो डेट है होती है हमें, उसका निर्धारण किया जाता है। सभी देशांतरों की लंबाई समान होती है। अब सभी देशांतरों की लंबाई समान होती है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा बेरिंग जल संधि से गुजरती है। जो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है वो बेरिंग, जैसे ये हमारा यूरोप और ये हमारा ये एशिया, और जो पृथ्वी है हम उसको फोल्ड कर दें तो यूरोप यहाँ पे आ जाता है। इन दोनों के मध्य जो संधि है, इन दोनों के मध्य की जो संधि है या जो है उसे हम बेरिंग जल संधि के नाम से जानते हैं, जो एशिया और यूरोप को अलग करती है। तो ये बेरिंग जल संधि से होकर गुजरती है। काल्पनिक रूप से इसे 4 बार मोड़ा गया है। काल्पनिक रूप से ये जो बेरिंग जल संधि में से इसे 4 बार मोड़ा गया है। ये आर्कटिक, प्रशांत महासागर व दक्षिणी महासागर से गुजरती है। आर्कटिक, प्रशांत और दक्षिणी महासागर से यह गुजरती है। आगे अब इसका निर्धारण 0 डिग्री देशांतर जो कि यूके के ग्रीनविच शहर से गुजरती है, इसका निर्धारण 1884 में वॉशिंगटन यूएसए की एक इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस में किया गया कि यहाँ से 0 डिग्री का जो देशांतर है उसे हम खींचेंगे। इस रेखा से सभी देशांतरों के मध्य के समय का निर्धारण किया जाता है। ये आर्कटिक, अटलांटिक महासागर से गुजरती है। ये यूरोप और अफ्रीका महाद्वीपों से भी गुजरती है। ये अभी हम देशांतरों के बारे में जान रहे हैं और विशेषकर 0 डिग्री देशांतर के बारे में हम पढ़ रहे हैं। आगे संपूर्ण पृथ्वी को 24 कटिबंधों में बांटा गया है। जो 2 देशांतरों के मध्य भाग को गोरे के नाम से जाना जाता है। ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारे देशांतर हैं। इन 2 देशांतरों के मध्य का जो भाग होता है उसे हम किस नाम से जानते हैं? गोरे के नाम से जानते हैं। 2 देशांतरों के मध्य 4 मिनट का अंतर होता है। ये 2 देशांतर हैं, इनके मध्य का जो अंतर होता है वो कितना होता है? 4 मिनट का। यानी एक देशांतर से दूसरे देशांतर पर जाने पर 4 मिनट का समय लगता है। आगे समय गणना में 0 डिग्री देशांतर से पूर्व में जाने पर समय में प्लस किया जाता है और पश्चिम में जाने पर माइनस किया जाता है। जैसे 0 डिग्री देशांतर पर 12 बजे हैं तो पूर्व में जाने पर प्लस और पश्चिम में आने पर माइनस किया जाएगा। आगे समय की गणना की कैसे जाती है? समय की गणना के लिए 2 देशांतरों के मध्य की दूरी को देखा जाता है। 2 देशांतरों के मध्य कितनी दूरी है उसके हिसाब से फिर समय की गणना की जाती है। जैसे एग्जाम्पल, ये हमारा 0 डिग्री प्रधान याम्योत्तर रेखा है जो ग्रीनविच शहर से गुजरती है। अब इसके 15 डिग्री इधर, जैसे ही हम आगे आएंगे, जैसे यहाँ पर अभी कितने बजे हुए हैं? 12। जैसे 15 डिग्री इधर आएंगे तो हम कितना बज जाएगा यहाँ पे? 1। अब ये 1 बजा कैसे, इसे जानते हैं। कुल देशांतर 360 और हमने पढ़ा था कि पृथ्वी को कुल कितने कटिबंधों में बांटा गया है? 24 कटिबंधों में। अब 24 कटिबंधों में हम 24 कटिबंधों का 360 में भाग देंगे। जैसे ही हम भाग देंगे तो हमें याद आता है कि 1 घंटे में पृथ्वी 15 देशांतर पार कर लेती है। यहाँ तक ठीक था। अब हमने 1 घंटे में 60 मिनट होती हैं और देशांतर 15 पार कर रही थी। अब हम देखना चाहते थे कि ये 1 मिनट में कितना पार करेगी, तो हमने यहाँ पर 15 का भाग दिया 60 में, तो हमारे पास आए 15 चौके 60, यानी कि एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। पुनः कुल देशांतर 360 24 कटिबंधों में बांटा गया है। या आप ये भी देख सकते हो कि पृथ्वी को पूर्ण करने में 24 घंटे का समय लगता है। तो 24 का हमने भाग दिया 360 में, 15 डिग्री देशांतर आए, यानी कि 1 घंटे में 15 देशांतर पार होते हैं। मिनट का निकाला, फिर हमने 15 का भाग 60 में किया तो एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है।
अब देखिए, जैसे ही हमने यहाँ पर 12 बजे हुए थे, जैसे ही हम 15 देशांतर आगे आए, तो हम पहले पढ़ चुके हैं कि पूर्व में जाने पर हमेशा क्या किया जाएगा, पूर्व में जाने पर हमेशा प्लस किया जाएगा, यानी समय को बढ़ा दिया जाएगा। जैसे यहाँ 12 बजे थे, उसके बाद कितना बजेगा, 1, उसके बाद फिर 15 बढ़ते हैं तो 2, फिर 15 बढ़े 3, फिर 15 बढ़े 4, ऐसे आप किसी भी देशांतर का मान आसानी से ज्ञात कर सकते हो। अब बात की जाती है पश्चिम की, तो जैसे 12 बजे हुए हैं, हमने पहले देखा कि पश्चिम में जाने पर क्या होगा, माइनस, क्या होगा, समय को घटा दिया जाएगा। जैसे 15 डिग्री हम पीछे आते हैं तो कितने बजे, 11, और 15 डिग्री जाते हैं तो 10, और 15 डिग्री जाते हैं तो 9, और उसके 15 डिग्री जाते हैं तो 8, यानी कि इधर आएंगे तो हमेशा समय बढ़ेगा और इधर जाएंगे तो समय हमेशा घटेगा। ऐसे की जाती है समय की गणना। आगे जो सर्वाधिक कटिबंध है वो रूस में स्थित है, जिनकी संख्या 11 है। क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि सर्वाधिक कटिबंध किस देश के अंदर स्थित हैं, तो वो रूस में है। दूसरा, कनाडा में 5 कटिबंध, यूएसए में 4 कटिबंध, यूरोप में 3 कटिबंध और भारत में 2 कटिबंध। अब कटिबंध ये अक्षांश और देशांतरों के मध्य का जो भाग है उसे कटिबंध के नाम से जानते हैं। तो यहाँ तक आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। और एक और पुनः वो कि अक्षांश अगर हम भूल जाते हैं एग्जाम में कि अक्षांश पूछा जाता है कि खड़ी रेखाओं को कहा जाता है या आड़ी रेखाओं को कहा जाता है, तो आपको हमेशा लिखते वक्त थोड़ा सा बड़ा राउंड अप किया अक्षांश, देशांतर जैसे ही लिखोगे थोड़ा सा इसको बड़ा किया, ये देशांतर। इसको जानने की सबसे आसान ट्रिक ये है। आगे यहाँ पे होती है हमारी क्लास खत्म। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और एक और अति महत्वपूर्ण जानकारी कि अगर आप हमारे साथ ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से आप इन PDF को प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमारा नंबर है 8290070692 पर आप व्हाट्सएप पर मैसेज करें, टेलीग्राम सर्च करें क्यूज कंपटीशन क्लासेस के नाम से। आप सभी का आभार। जय हिंद, जय भारत।